नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, शुभ संध्या। साथियों, शुक्रवार की रात के बजे हैं ठीक 9 और ये समय होता है आपके पसंदीदा प्रोग्राम एक मुलाकात का, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। क्यों दिल में तेरे अरमान नहीं, दुनिया इतनी वीरान नहीं। क्यों दिल में तेरे कोई अरमान नहीं, दुनिया इतनी वीरान नहीं। हर तरफ उजाले हैं फिर भी तेरे साथ कोई साया ही नहीं। कोई भी तेरा हो सकता है, कभी तूने अपनाया ही नहीं। जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, जीवन जीने के लिए बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे कोई अरमान हो, कोई तमन्ना हो, जीवन में कुछ कर गुजरने की कुछ अभिलाषा हो। जी हाँ, कभी कभी इस दुनिया में दरअसल वो वीरानगी नहीं होती जिसे हम सही मायनों में वीरानगी समझते हैं। या खुद ब खुद हम क्रिएट कर लेते हैं, उदासीन हो जाते हैं, क्रियाशील नहीं होते और फिर ऐसे में हमें ये संसार वीरान सा महसूस होता है। लेकिन नहीं दोस्तों, मनुष्य के अंदर एक जज्बा होना चाहिए, कोई अरमान होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब हमारे अंदर कुछ कर गुजरने का, लाइफ में आगे बढ़ने का कोई अरमान होगा, कोई सपना होगा, तो उस सपने को संजोने के लिए हम एफर्ट्स लगाएंगे, है ना, प्रयास करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब हम जीवन में कुछ हासिल करने के लिए प्रयास करेंगे तो फिर भाई खाली तो हम रह ही नहीं सकते। जीवन में गतिशील रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे और कुछ ना कुछ करने को हमारे पास अवश्य होगा। और जो इंसान हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, अर्थात क्रियाशील रहता है, उसके लिए क्या वीराना दोस्तों। वीरानगी तो यूं ही समाप्त हो जाएगी। बस कुछ कर गुजरने की और अरमानों को पूरा करने की चाहत और दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। दोस्तों, ये है रेडियो उड़ान और रेडियो उड़ान पर इस वक्त प्रोग्राम शुरू हो चुका है एक मुलाकात। और आज के एक मुलाकात के एपिसोड में एक बार फिर से मैं रहूंगा आपका हमसफर अगले 1 घंटे तक आपके साथ। मेरा नाम है अमित भट्ट। भाई, इस ऑनलाइन रेडियो स्टेशन का नाम है रेडियो उड़ान, प्रोग्राम का नाम है एक मुलाकात और आपके इस होस्ट और दोस्त का नाम है अमित भट्ट। लेकिन जिस पर्सनैलिटी से, आज के जिस गेस्ट से हम रूबरू होने जा रहे हैं, उनका नाम है सुनील चौधरी। भाई दोस्तों, सुनील चौधरी एक यंग एंड डायनामिक बॉय हैं और वो भारत के पहले दृष्टिबाधित स्टूडेंट हैं जिन्होंने की 12th क्लास में मैथमेटिक्स जैसे विषय में 100% अंक यानी कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर किए हैं। हेड्स ऑफ टू सुनील who scored 100 out of 100 in mathematics in Rajasthan board examination for the year 2013 and 2014. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, सुनील चौधरी अब इंडियन इंस्टीट्यूट जोधपुर यानी कि IIT में एडमिशन ले चुके हैं और वो भारत के, जैसा कि मैंने कहा, कि पहले दृष्टिहीन हैं जिन्होंने गणित जैसे कहना चाहिए कि कठिन विषय में, हालांकि कोई भी विषय कठिन या आसान हो सकता है, लेकिन आम तौर पर विजुअली चैलेंज के लिए, क्योंकि कुछ चुनौतियां होती हैं, तमाम तरह के कुछ कहना चाहिए कि विषम परिस्थितियां हो सकती हैं,
जिसके बारे में हम सुनील से चर्चा करेंगे और आगे इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि भाई क्या कठिनाइयाँ दरअसल होती हैं मैथ्स को हम किन कारणों दरअसल उसको हम कठिनाई के दृष्टिकोण से देखते हैं। ये तमाम बातें होंगी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों को पार पाते हुए सुनील चौधरी ने 100% अंक बावजूद इसके कि वो दृष्टि बाधित हैं हासिल किए हैं और IIT जैसे एक जाने माने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन लिया है। भाई दोस्तों, सुनील चौधरी ने जहां गणित जैसे विषय में पूरे अंक हासिल किए हैं, वहीं उन्होंने लगभग 93% अंक हासिल किए हैं अपनी 12वीं की राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में। और दोस्तों, अगर वक्त ने इजाजत दी तो आज हम उन ईमेल्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे जो ईमेल्स हमारे लिसनर्स के द्वारा, हमारे श्रोताओं के द्वारा बड़े ही प्यार से हमको भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज पहली बार प्रोग्राम एक मुलाकात में हम अपने श्रोताओं के ईमेल्स को शामिल करेंगे और कुछ ईमेल्स हमारे श्रोताओं ने हमको लिख करके भेजे हैं। इस प्रोग्राम के बारे में अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं। समय ने इजाज़त दिया तो कार्यक्रम के आखिर में मैं वो ईमेल्स पढ़ूंगा और उन श्रोताओं ने हमारे लिए क्या लिखा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात रेडियो उड़ान पर। मिलते हैं अपने गेस्ट सुनील चौधरी से बस कुछ ही पलों में। बने रहें, सुनते रहें एक मुलाकात। सुनील, प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। सुनील, आपने 100% मार्क्स सिक्योर किए हैं मैथमेटिक्स में 12th क्लास में, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यू आर द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड गाय टू सिक्योर 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो ये कैसे संभव हुआ? हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ? इसके बारे में, ये 100% मार्क्स लाने के लिए आपने पहले से ही निर्णय लिया था कि आपको 100% मार्क्स लेके आने हैं, या आपको लगता है कि आपने मेहनत तो की थी लेकिन ये आपको उम्मीद नहीं थी कि भाई पूरे के पूरे 100% मार्क्स आ जाएंगे? तो ये कैसे सब हुआ? मैं चाहूँगा कि आज जो हमारी बातचीत है उसकी शुरुआत आपकी ज़ुबानी, वो जो 100% आप मार्क्स लेकर आए हो, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई के आप पात्र हो, मैं उस कहानी से आपकी ज़ुबानी आज की मुलाकात की शुरुआत करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब 12th क्लास में जब मैं आया था, मैं 11th क्लास के पास करने के बाद में, तो मेरे जो टीचर थे मैथ के वहाँ पे, भवानी सर नाम था उनका, भवानी, तो वो मुझे बहुत इंकरेज किया करते थे। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में कहा था कि हमें 100 मार्क्स लाने हैं हर हालत में। तो उनसे इंस्पायर होकर मैं खुद की मेहनत से, पूरी साल मेहनत करने पे मुझे वो 100 मार्क्स मिले थे। तो मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि मैं 100 मार्क्स ही लाऊंगा मैथ में। और मेरे जो टीचर थे, वो जैसे डायग्राम्स वगैरह होते हैं या ग्राफ्स होते हैं, तो वो सब मेरे हाथ पे वो बाय टच मुझे समझाते थे कि भाई ये ग्राफ ऐसा है, पैराबोला है, ये इलिप्स है, ये ऐसा है, यहाँ पे ऐसे कर्व है, यहाँ स्लोप है, यहाँ और भी जो भी है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो मुझे हाथ पे समझाते थे। और फिर मैं उन्हीं की, अच्छा पढ़ाते थे तो उन्हीं की मेहनत थी और मेरी मेहनत थी कि मैं 100 मार्क्स ले पाया मैथ्स में। आमतौर पर जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं कई बार कतराते हैं 11th-12th में, मैथ साइंस उनको पढ़ना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा कोरेज करते हैं। लेकिन अब खैर ज़माना आ चुका है कि काफ़ी विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स की ओर उनका रुझान जा रहा है, साइंस की ओर उनका रुझान जा रहा है। तो 11th-12th में आपने कौन से सब्जेक्ट लिए और 10th के बाद कैसे आपके दिमाग में यह ख्याल आया कि भाई आपको मैथ्स पढ़ना है या साइंस पढ़ना है?
तो मैंने 11th-12th में साइंस मैथ लिया था। मैं जयपुर में था उस समय, और वहाँ पे मैं NK पब्लिक स्कूल थी जिसमें मैंने साइंस मैथ्स लिया था। 9th-10th में मैंने वही की थी। तो हाँ सर, 10th में मुझे एक राइटर मिला था जो कि स्कूल का ही था, निहारिका नाम करके थी वो एक लड़की, जिसने मैं 10th में लिखा था पेपर, राइटर बनी थी वही। तो मैं 10th में भी स्टेट मेरिट में आया था, फिर राजस्थान में 14th रैंक थी मेरी 10th में। तो फिर मुझे वहाँ से बहुत इंकरेजमेंट मिला मुझे कि मैं 11th-12th में भी साइंस मैथ्स ले सकता हूँ। तो टीचर्स का सपोर्ट भी खूब था। उन्होंने, मैंने एक बार बस उन्हें बताया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया स्टार्टिंग से। और सर फिर प्रॉब्लम खुद को आती है कि आपके पास ऐसे स्क्रीन रीडर्स नहीं हैं जो कि इक्वेशंस पढ़ दें, मैथ्स की फिगर्स कुछ बता दें, ग्राफ बता दें, ऐसा नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मैं कहूँगा मेरे पास यूनिक सपोर्ट रहा टीचर्स का था स्कूल में। घर पे मेरे भाई बहन थे जो मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आती थी तो डायग्राम वगैरह या और भी जो इक्वेशंस हैं जो कि जॉर्ज नहीं पढ़ पाता था, वो सब मुझे पढ़ के बता देते थे। तो एज सच मेरे लिए डिफिकल्टी इतना नहीं रहा। मैं उस समय साइटेड स्कूल थी, तो मैं इंक्लूसिव एजुकेशन का भी बहुत पार्ट रहा हूँ। अच्छा लगता है जी। यानी आपको लगता है कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और यही कारण है, या यूँ कहें कि ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है जिसने आपको मैथमेटिक्स और साइंस जैसे विषय लेने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल सर, अगर मैं ऐसे ब्लाइंड स्कूल में होता या फिर ऐसे स्टडी करता प्राइवेट वगैरह तो मैं नहीं ले पाता, क्योंकि मैं बाकी मेरे जो साइटेड फ्रेंड्स थे, मेरे उसी स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे, लगभग पूरी क्लास ही फ्रेंड थे, सारे हेल्प करते थे मुझे। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है कि मैं साइंस मैथ्स ले भी पाया। साइंस मैथ्स में भी अच्छी मेहनत की मैंने जी। और अब मैं IIT में हूँ। अब आप IIT में हैं, बहुत अच्छी बात है, और एक बड़ी उपलब्धि की ओर आप अग्रसर हो। उसके विषय में हम चर्चा करेंगे कुछ देर में। थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं आपकी जो स्कूली शिक्षा रही है। तो ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में, कौन सी क्लास से आपने पढ़ना शुरू किया? तो मैं इंक्लूसिव एजुकेशन में 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया था। मैं 8th क्लास तक यहाँ जयपुर में एक राजस्थान नेतन कल्याण संघ है ब्लाइंड स्कूल, उसमें पढ़ता था। 9th से फिर मैं इंटर एजुकेशन का पार्ट बन गया था NK पब्लिक स्कूल में। 4 साल मैंने वहीं पढ़ा, 9th, 10th, 11th, 12th। और वहाँ पे मेरे ब्रदर सिस्टर्स भी पढ़ते थे। जो मेरे एक बड़ा भाई था, एक मेरी छोटी बहन थी, वो भी उसी स्कूल में पढ़ा करते थे जी। बड़े वाला भाई मेरे से एक क्लास आगे था, मेरी छोटी बहन एक क्लास मेरे से पीछे थी, मैं बीच में। 11th में आपके मैथ्स में कितने मार्क्स थे? सर फाइनल में 100 थे, और बाकी में पहले जो होते हैं 70 मार्क्स से हाफ ईयरली, उसमें शायद 69 थे जी। और ये 12th में राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में 100 मार्क्स लाने के लिए मैथ्स में कितने घंटे आपको प्रैक्टिस करनी होती थी? क्योंकि मैथमेटिक्स में काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो केवल मैथ्स में आप कितना टाइम स्पेंड करते थे ऑन अ डेली बेसिस? रोजाना लगभग 1.5 आवर और 2 आवर्स मैं मैथ्स के लिए स्पेंड करता था, स्टडी के लिए। क्वेश्चन सम्स सॉल्व करना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जो हमारे हुआ करते थे, कैलकुलस, और उस पार्ट में लगभग 2 आवर्स करता था डेली। तो मैथ्स में काफ़ी कुछ होता है, टिग्नोमेट्री होती है, और जैसे ग्राफिक्स के बारे में तुमने बताया, सॉल्यूशंस होते हैं, सम के जो नॉर्मल सम्स होते हैं। तो इसमें आपको सबसे अच्छा पार्ट मैथ्स का कौन सा लगा? सर मुझे ग्राफिक्स और कैलकुलस बहुत अच्छे लगते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं इंटरेस्ट है, लेकिन कैलकुलस और ग्राफ्स में बहुत ज़्यादा है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह जो होते हैं, ग्राफिक्स की ज़्यादा थ्योरी है। तो मेरा एम भी अब वही है कि मैं ऐसा मैंने अभी जो IIT में मैंने एडमिशन लिया है, तो इसी एम के साथ लिया है कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकूं जो कि बाकी ब्लाइंड्स को हेल्प कर सके, फिगर्स को रियलाइज करने में और इक्वेशंस को पढ़ने में। क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करने पड़े जहाँ तक मैथ्स का सवाल है 12th में? सर मैं जैसे बता रहा था कि सर मेरे जो टीचर्स थे वो बहुत मुझे फ्रेंडली थे मेरे साथ, वो मुझे बताते थे सारी इक्वेशंस वगैरह, तो मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और राइटर्स की मैं जो 10th में मेरी राइटर थी, उसी ने मेरा 12th में लिखा था एग्ज़ाम, तो लगभग हम
फ्रेंडली हो चुके थे, जब मैं उसे इक्वेशन वगैरह समझाता था या कोई ग्राफ्स मुझे बनवाना होता था तो वो भी मुझे समझ जाती थी। बाकी बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप एक राइटर को सारे ग्राफ वगैरह और स्पेशली मैथ की इक्वेशन, इंटीग्रेशन का साइन, प्लस माइनस जो भी है, तो उनमें प्रॉब्लम बहुत होती है। लेकिन मेरी जो राइटर थी वो मेरे साथ 3 साल से काम कर रही थी, 9, 10, 11, 12, तो फिर 12th में उसका अच्छा रिजल्ट मिला सर, और उसमें मैथ में पूरे मार्क्स आते थे। यानी जो आपकी राइटर थी उन्होंने निहारिका रीडर का श्रीमान। भी काम किया, हाँ सर। आपके लिए मुझे- स्टडीज़ की, आपको सम एक्सप्लेन किए वगैरह वगैरह। हाँ, जो पेपर में मुझे वहाँ मिलते थे, जैसे मैं एग्जाम देने जाता था तो वो सब मुझे पढ़ के बताती थी कि अगला ये क्वेश्चन है और अगला ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो मैं सारे क्वेश्चन रीड आउट करती थी। जी, अब आईआईटी की बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां कहा जाता है कि इतना आसान नहीं होता एडमिशन लेना। यहाँ आईआईटी में जाने की जो आपकी एक आकांक्षा थी, एक अभिलाषा थी, वो कब से थी? बचपन से ही आप आईआईटी में जाना चाहते थे या एकाएक आपको लगा कि भाई चलो आईआईटी की तरफ कूच करते हैं, एक अच्छा और पॉपुलर इंस्टीट्यूट है भारत का, यहाँ से स्टडीज़ करनी चाहिए? सर मैं स्टार्टिंग में तो नहीं था, जब मैं 10th क्लास में से मैंने पास की थी और सर ने 11th में साइंस मैथ लिया था, तो स्टार्टिंग में जब मैं साइंस मैथ से सम करता था तो मुझे अच्छा लगता था, वो सम्स उनके प्रॉब्लम साइंस की स्टडी बहुत अच्छी लगती थी। तभी मैंने सोचा कि मैं भी आईआईटी की तैयारी करूंगा और आईआईटी में जाऊंगा, और उसी का फिर मैंने आईआईटी जोधपुर के लिए अभी मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं आईआईटी जोधपुर में हूँ। तो यहाँ आने के लिए तुम्हें एंट्रेंस से गुजरना पड़ा होगा, आईआईटी का एक अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो एक्सपीरियंस कैसे रहा? सर आईआईटी में सर पहले एक जीमेन एग्जाम होता है जो कि क्लियर करना पड़ता है, कि जो ऑल इंडिया में होता है, वो जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए होता है, जनरली कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, वो मैंने क्लियर किया था अप्रैल मंथ में। फिर उसके बाद में एक एडवांस होता है अलग से, जो कि प्योरली आईआईटी के लिए होता है, जब आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए होता है, तो फिर वो भी मैंने क्लियर कर लिया था। और उसमें भी मेरी राइटर मेरी सिस्टर रही थी, छोटी वाली सिस्टर, जो कि इस समय 11th में थी, 11th पास की थी, बायो थी उसके पास, तो उसे अलाउ किया था। उसने मेरे पेपर के जो ऑप्शंस टीम होते हैं, पिक करना, फिगर्स समझाना, वो सब उसने किया। हाँ, मेरी सिस्टर ने। लेकिन आपकी जो टोटल परसेंटेज आई है वो भी अराउंड 93 है 12th क्लास में, और सब्जेक्ट्स में कैसे कैसे मार्क्स आए हैं वो मैं चाहूँगा कि हमारे लिसनर्स को आप बताओ। बिल्कुल सर मैं केमिस्ट्री में 97 आउट ऑफ 100 थे, हिंदी में 98 आउट ऑफ 100 थे, और फिजिक्स में 95 आउट ऑफ 100 थे, और इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम थी कि कहीं कॉपी चेकिंग में कहीं प्रॉब्लम हुई है कि 72 आउट ऑफ 100 आए, वो थोड़ी प्रॉब्लम रह गई थी। तो फिर मेरी स्टेट रैंक भी आ जाती है यहाँ पे, आराम से 3rd 4th के रहा हूँ, लेकिन वो कॉपी चेकिंग में प्रॉब्लम रही है। जी जी। तो अब यहाँ आईआईटी में आप बीटेक कर रहे हैं और 4 साल का ड्यूरेशन है इस कोर्स का, तो उसके बाद क्या सोचा है आगे, क्या एम्बिशन है आपका? आईआईटी में एडमिशन आपको मिल गया, अच्छी दिशा की ओर जा रहे हो, आईआईटी में स्टडीज़ करने के बाद आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? सर ये मैंने अभी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में ये कोर्स है जो मैंने ऑप्ट किया है, और ये बीटेक का कोर्स है जो कि 4 साल का है। सर मेरा एक सोल ऑब्जेक्टिव, जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि मैं एक अच्छा स्क्रीन रीडर बना सकूं, जो कि साइंस मैथ्स पढ़ सके, फिगर्स को भी रियलाइज कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके, ग्राफ पढ़ सके। मैं उसी के लिए, सोल ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने ये आईआईटी में एडमिशन लिया है। तो मैं जब यहाँ 4 साल जब तक मेरी स्टडी हो, मैं साथ साथ कोशिश करूँगा कि मैं उस सॉफ्टवेयर का बेस तो एटलीस्ट तैयार कर लूँ, और बाद में फिर प्रोफेशनली उसको तैयार कर सकूँ और ब्लाइंड्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा सकूँ। ऐसा मैं चाहता हूँ सर। ये जॉज है ये सर, थोड़ा इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो मुझे अजीब सा लगता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फ्री होने चाहिए ऐसे सॉफ्टवेयर। तो ऐसा मैं कोशिश करता हूँ। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। ब्लाइंडनेस की ये जो चुनौती है, इसको अब हम समस्या तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्लाइंडनेस के साथ तुम जैसे जो यंगस्टर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और तो ये
जो दृष्टिबाधिता है, ना दिखने की जो एक चुनौती है, ये आपको बाय बर्थ है या आप लेट ब्लाइंड हैं? नहीं सर, मैं बाय बर्थ नहीं हूँ। मैं जब 6 साल का था तब मैं बाय एक्सीडेंट मेरे एल्यूमिनियम वायर की आँख में लग गई थी, एक आई में लग गई थी और दूसरी आई में फिर उसका इन्फेक्शन हो गया। मैंने फिर एम्स में 3 ऑपरेशन कराए थे दिल्ली एम्स में, लेकिन फिर डॉक्टर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने मना कर दिया कि कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास और एटलीस्ट और इनफैक्ट इंडिया में ही कोई सॉल्यूशन नहीं है, बाहर का हो सकता है, लेकिन फिर उसकी कोशिश नहीं की क्योंकि पैसे भी नहीं थे उस वक्त। तो फिर बाहर के लिए कोशिश नहीं की और फिर बाद में अब जब मैं उसके बाद में मैंने ब्लाइंड स्कूल में इनरोल हो गया था जयपुर में। उसके बाद में फिर मेरी लाइफ सर स्मूथली चल रही है। फिर मैं भी इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि मुझे सपोर्ट हमेशा रहा है मेरे फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का। तो एक बहुत बड़ा सर्किल है जो मुझे हमेशा सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं ब्लाइंड हूँ, ऐसी कभी मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत सपोर्ट रहा है आपके साथ, ये सौभाग्य की बात है आपके लिए। और जैसा कि आपने बताया कि स्कूल्स में भी आपका बहुत अच्छा कोऑप रहा है, सबके साथ तालमेल रहा है, फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा है। और तो जब आप एकदम ब्लाइंड स्कूल से मेन स्ट्रीम स्कूल में गए, जिसको आमतौर पर लोग नॉर्मल स्कूल कहते हैं, दरअसल ये मेन स्ट्रीम स्कूल होता है, वहाँ आप जब गए तो शुरू में कोई चैलेंज आपको फेस करना पड़ा या आप सब कुछ जैसा आपने बताया कि स्मूथ चल रहा था, लोग अच्छे थे, या कुछ कठिनाइयाँ थी? सर मैं जब वहाँ गया तो मैंने आपको बताया कि मेरे वहाँ ब्रदर और सिस्टर पढ़ते थे पहले से ही, जब मैं वहाँ गया उससे पहले। तो जब मैं स्टार्टिंग में गया तो वही मुझे लाना ले जाना करते थे। मैं खुद नेविगेशन मैंने वैसे खुद आज तक किया नहीं। मैं मेरे फ्रेंड्स और मेरे ब्रदर सिस्टर्स इन्हीं के साथ नहीं आता जाता हूँ। तो वो मुझे क्लास में ले जाते थे, क्लास से ले आते थे, फिर 1-1.5 महीने के बाद फ्रेंड्स भी बन गए थे मेरे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है ये ब्लाइंड है तो इसको अलग से ट्रीट करें या ऐसी कोई फीलिंग आपके तो ऐसा मैंने देखा नहीं। वो हमेशा मुझे एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ट्रीट करते थे और हेल्प करते थे। स्टडीज़ का तो आपको शौक होगा ही, क्योंकि जब आपके इतने हाई मार्क्स आए हैं तो जाहिर सी बात है कि स्टडीज़ का आपको शौक है, क्योंकि इंसान का जिस एरिया में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उसका परिणाम भी अच्छा होता है, जो आपके सामने आया। स्टडीज़ के अलावा क्या क्या शौक हैं, क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी? सर मैं चेस खेलता हूँ और क्रिकेट खेलता हूँ सर, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों। और इसके अलावा फिर मैं नेट पे वही है कि मैं सर्फिंग करता रहता हूँ कि कोई साइंस के आर्टिकल्स हैं, साइंस में क्या डिबेट चल रही है, वो सब मैं देखता रहता हूँ। यही हॉबी है। संगीत वगैरह, म्यूज़िक वगैरह या मूवीज़ वगैरह का शौक है आपको? नो सर, वैसे नहीं। मैं नई म्यूजिक सुनता हूँ और नई मुझे मूवी देखनी चाहिए। जी, तो हमारे दोस्त आज के हमारे प्रोग्राम एक मुलाकात में सुन रहे हैं हमारी बातचीत सुनील चौधरी से, जो कि अभी बहुत यंग हैं। आईआईटी में इनका एडमिशन हुआ है राजस्थान बोर्ड से। जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया, इन्होंने स्कूलिंग की है और लगभग 93% मार्क्स इन्होंने अर्जित किए हैं और भारत के पहले दृष्टिबाधित हैं जिन्होंने कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर किए हैं। इस बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें प्रोग्राम एक मुलाकात। इफ यू आर अ स्पोर्ट्स लवर, अगर आपको खेलों और खिलाड़ियों का जुनून है तो रेडियो उड़ान लाया है आपके लिए द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स शो ऑन रेडियो, स्पोर्ट्स गैलेक्सी विद स्वाति सक्सेना। Tune on to Radio Udan every Tuesday 10 to 11 p.m. and know all about sports and its events, the famous personalities and much more. अपने पसंदीदा खेल और खिलाड़ियों के बारे में जानिए और गॉसिप का मजा भी उठाइए। Only on Radio Udan, Sports Galaxy with Swati Saxena. 10 to 11 p.m. and rebroadcasted on Wednesday 5 to 6 p.m.
India, yeah, India. We will sing. We are one Indians. We are Indian. ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything is a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति की। Say Everything means a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list. Come and join us today. रेडियो उड़ान की नई प्रस्तुति इंटेरोगेट योर इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, रेडियो उड़ान लेकर आए कमाल का शो जिसमें सवालों को सुलझाओ और मनचाहे इनाम पाओ। हर शनिवार रात 9 से 10 बाला नगेंद्रन और दानिश महाजन के साथ सुनना मत भूलिए आपका अपना शो रेडियो उड़ान क्विज। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। सुनील, आईआईटी के जिस इंस्टीट्यूट में आप हैं जोधपुर में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे लिसनर्स को। आप हॉस्टल में हैं, किस तरह का वहाँ का एनवायरनमेंट है, स्टडीज़ टाइमिंग्स क्या हैं और हॉस्टल का कैसा माहौल है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं स्टूडेंट की लाइफ में, तो वो मैं जानना चाहूँगा। सर मैं अभी यहाँ 19 जुलाई को यहाँ एडमिशन लिया था इस इंस्टीट्यूट में। तो सर अभी पिछले लगभग 7-8 दिनों से ओरिएंटेशन प्रोग्राम यहाँ चल रहे हैं इंस्टीट्यूट में। हमें बताते हैं कि कैसे यहाँ का कल्चर क्या है। बाहर से कोई गेस्ट लेक्चरर आ जाते हैं, वो हमें लेक्चर देते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी फील्ड में अलग अलग कंपनीज क्या करती हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ऑरिकल है, TCS है, वो है। और हॉस्टल सर अलग है, 14 किलोमीटर दूर है मेरे एकेडमिक कैंपस से। और वहाँ से सर मैं बस से आता जाता हूँ इधर। और वो हैं सर मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ जो मुझे ले जाते हैं, ले आते हैं। तो मेरा ब्रदर है, वो भी यहीं है, वो भी अभी यहाँ पे कंप्यूटर की कोर्सिंग कर रहा है जोधपुर में, तो वो भी मेरे साथ ही रहता है। हम हॉस्टल में रहते हैं, IIT जोधपुर का एक कैंपस है पूरा। आपकी तरह हमारे बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, स्टूडेंट हैं, और वो मैथ्स या साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्या क्या इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहोगे मैथ्स पढ़ने के लिए और मैथ्स में अच्छे अंक लाने के लिए? मैं कह रहा था कि सर जो ब्लाइंड्स के पास टूल किट्स हैं मैथ्स सॉल्व करने के लिए, वो भी थोड़े प्रिमिटिव हैं, वो भी 11-12 के लेवल के नहीं होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा सर कि अगर अपने ब्रेन से प्रैक्टिस करते रहें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें, तो वो ईजी हो सकता है सर। फिलहाल मैं तो ऐसे ही करता था, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये फील्ड नई है, अभी बहुत कुछ करना है इस फील्ड में, साइंस मैथ्स में, और ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे इंस्टेड ऑफ टूल्स। मैं टूल्स में मैं नंबर लिखूँ, उनको फिर मल्टीप्लाई करूँ, सम करूँ, वो मैं नहीं करता था। सारे काम मैं बाय कैलकुलेशन करता था, जो ब्रेन या हैंड्स पे उनके सारे करता था। इसके अलावा आप अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को और
बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के थ्रू या लिसनर्स को? मैं यही कहना चाहूँगा सर, मेरे पेरेंट्स जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, उन्होंने थैंक यू कहना चाहूँगा सर, और आगे भी ऐसे करते रहेंगे मुझे विश्वास है। इसके अलावा सर, मैं जहाँ हाई स्कूल में पढ़ता था वहीं पे हमारे सुरेश सर भी थे जो कि हमें SST पढ़ाते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने भी सर मुझे वहाँ सोशलाइज करने में बहुत हेल्प की थी। वो हमें सुरेश सर थे, उनका सुरेश नाम था उनका, तो वो हमें सोशल साइंस पढ़ाते थे। वो मुझे जो क्लासेस में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्वेश्चन आंसर वाला जो पार्ट होता है, इसके अलावा कोई स्कूल में कहीं पार्ट लेना है, तो उन सब के लिए मुझे बहुत इंकरेज करते थे, वहाँ सोशलाइज करने की पूरी कोशिश करते थे। स्टार्टिंग में जब मैं नाइन्थ में गया तो उनकी हेल्प से मुझे बहुत हेल्प मिली थी उनकी वजह से, और अभी वो गुजरात में है, मैं उन्हें भी थैंक यू देना चाहूँगा। वो अभी गुजरात में कस्टम सर्विस में है, जॉब लगती है, और मेरे फ्रेंड्स और मेरे ब्रदर सिस्टर्स हैं सर। जी, तो चलिए सुनील, ज़माने के साथ आप यूं ही कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते जाएं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएं। IIT में आप अच्छे से स्टडीज़ करें। मैं अपनी ओर से और हमारी पूरी रेडियो उड़ान टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, यह थी आज की हमारी मुलाकात यंग डायनामिक सुनील चौधरी के साथ। 18 वर्षीय सुनील चौधरी, जैसे कि आपने प्रोग्राम के दौरान सुना, वो पहले दृष्टिहीन हैं भारत के जिन्होंने की मैथ्स में 100% अंक हासिल किए हैं। दोस्तों, आज की हमारी बातचीत में कुछ टेक्निकल इश्यूज भी अकर्ड हुए थे। कई बार ऑनलाइन बातचीत जब हम करते हैं तो कुछ तकनीकी चुनौतियां आती हैं और संभवतः हमारी आज की बातचीत में कुछ क्लैरिटी का अभाव आपको मिल सकता है। जहां तक ऑडियो क्लैरिटी का सवाल है, उसमें कुछ अवरुद्ध उत्पन्न हुआ था, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और दोस्तों, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपसे वादा किया था कि भाई अगर वक्त ने इजाजत दी तो हम आज के अपने इस शो में कुछ ईमेल्स को भी शामिल करेंगे। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम का आगाज फरवरी में हुआ था और रेडियो उड़ान की शुरुआत भी फरवरी 2014 से हुई थी। तब से ही लगातार आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात अपने ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। और ये ईमेल्स यूं तो दोस्तों काफ़ी पहले हमको प्राप्त हो गए थे। दरअसल मैं फिर कहूँगा कि कुछ टेक्निकल रीजंस थे, कुछ तकनीकी कारण थे और कुछ अन्य कारणों के वजह से हम इन ईमेल्स को शामिल नहीं कर पाए। लेकिन चलिए, आज हम इन ईमेल्स को इस प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले ईमेल आया था बदरपुर दिल्ली से वीना वर्मा मेहता की तरफ से, और इन्होंने दरअसल इच्छा जाहिर की है कि यह भी हमारे साथ रेडियो उड़ान से जुड़ना चाहती हैं। संभवतः बतौर प्रेजेंटर ये हमसे जुड़ना चाहती हैं। भाई वीना जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके ईमेल का स्वागत करना चाहूँगा प्रोग्राम एक मुलाकात में। जहाँ तक हमारे साथ रेडियो प्रेजेंटर के रूप में जुड़ने का सवाल है तो भाई आपका स्वागत है। और आपकी ये रिक्वेस्ट, आपने जो इच्छा जाहिर की है, इसको मैं अपने संबंधित विभाग तक, यानी कि जो हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट है, उन तक पहुंचा दे रहा हूं और संभवतः जल्दी ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको संपर्क करेंगे और आने वाली जो बाकी की जो फॉर्मेलिटीज हैं प्रेजेंटर बनने के लिए, उससे आपको अवगत कराएंगे।
हरदीप सिंह पंजाब से हमें ईमेल लिखते हैं, प्रोग्राम की इन्होंने तारीफ की है। भाई हरदीप साहब, आपने हमारा हौसला बढ़ाया है, हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, विनोद चंद्र गुप्ता दिल्ली से ईमेल लिखते हैं हमें और हमारे इस प्रोग्राम की तारीफ लिखते हैं। तारीफ में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप जैसे लोग हम सबका हौसला बढ़ाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं कि हम और अच्छा करने की कोशिश करें। विनोद चंद्र गुप्ता जी ने इस प्रोग्राम के यानी कि प्रोग्राम एक मुलाकात के प्रेजेंटर की भी तारीफ की है। जनाब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, ये ईमेल हमें आया है सुनील जाधव की तरफ से और हमारे श्रोताओं को याद होगा कि एक वो हमारा प्रोग्राम था जिसमें कलगी रावत को हमने शामिल किया था। दरअसल कलगी रावल गुजरात की रहने वाली हैं, यंग हैं और उनका इंटरव्यू आपने हमारे प्रसारण के दौरान प्रोग्राम एक मुलाकात में सुना था। इस प्रोग्राम को कलगी रावल का जो एपिसोड था वो सुनील बहुत पसंद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भाई आपकी इस फीडबैक के लिए। दोस्तों, हाल ही में हमें मुंबई से खत लिखा है, खत यानी कि ईमेल लिखा है। जी हाँ, ये मुंबई से हमें लिखती हैं ज्योति सत्संगी और ये हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, एज ए गेस्ट हमसे जुड़ना चाहती हैं। काफ़ी अचीवमेंट्स इनकी रही हैं। ये वर्तमान समय में फिजियोथेरेपिस्ट हैं। भाई ज्योति जी, आपके ईमेल का रिप्लाई भी आपको मिल गया होगा हमारी ओर से और साथ ही हमने आपकी इस ईमेल को अपने संबंधित विभाग तक यानी कि अपनी टीम तक रिव्यू के लिए भेज दिया है। संभवतः हम में से कोई प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव आपको संपर्क करेंगे। तो दोस्तों, ये थे वो ईमेल्स जो हमारे श्रोताओं ने हमको भेजे थे। हम कोशिश करेंगे कि अगले जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे, एक मुलाकात के जो एपिसोड्स होंगे, क्योंकि तमाम और भी ईमेल्स हैं जिनको आज शामिल करना हमारे लिए समय के कारण वो मुमकिन नहीं है। कोशिश रहेगी कि अगले कुछ एपिसोड्स में हम अपने ईमेल्स को शामिल करें। लेकिन दोस्तों, आप इसी तरह से हमको ईमेल भेजते रहें, अपने विचार व्यक्त करते रहें, जिससे कि हमें आपसे जुड़ने में और सही मानिए ये आपकी जो मोहब्बत है, ये जो प्यार है, ये हमें इनकरेज करता है कि हर सप्ताह हम आपकी खिदमत में कुछ ना कुछ एक गेस्ट के रूप में, एक नई पर्सनैलिटी के रूप में प्रोग्राम एक मुलाकात में लेकर आए। चलिए दोस्तों, तो आज की मुलाकात हुई, भाई खत्म तो नहीं कहेंगे क्योंकि सिलसिला मुलाकातों का बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन हाँ, आज का समय प्रोग्राम का जहाँ तक ताल्लुक है वो पूरा हुआ जाता है। अगले सप्ताह आज ही के दिन आपसे हम फिर मिलेंगे आपके अपने प्रोग्राम एक मुलाकात में। आप सुनते रहें रेडियो उड़ान। नमस्कार।